प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, राजनीति विज्ञान विषय, सहायक आचार्य संविदा, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान विषयक बिंदु पर या चैप्टर पर लॉर्ड सभा की पिछले व्याख्यान में हमने स्थिति को देखा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उसका क्या है। आज हम लॉर्ड सभा की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि लॉर्ड सभा असल में ये सब संसद के अंतर्गत, जो इंग्लैंड की संसद है उसके अंतर्गत ही सारा ये विषय बिंदु है। तो लॉर्ड सभा की शक्तियों के बारे में हम देखते हैं कि पूरी तरह से बात स्पष्ट होती है कि लॉर्ड सभा द्वितीय सदन ही नहीं बल्कि दूसरे दर्जे का सदन रह गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लॉर्ड सभा की शक्तियों को निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो शक्तियों के मामले में हम जब देखते हैं, जो पहला बिंदु है अवित्तीय कानून बनाने के क्षेत्र में लॉर्ड सभा को, यानी अवित्तीय, एक तो है वित्तीय कानून, वित्त या फाइनेंस से संबंधित, धन से संबंधित, एक अवित्तीय नॉन फाइनेंशियल, जो वित्त से संबंध नहीं रखते हों, ऐसे कानूनों के बनाने के क्षेत्र में जो शक्ति प्राप्त है लॉर्ड सभा को। वर्तमान में किसी भी अवित्तीय विधेयक को 1 वर्ष तक कानून बनाने से रोकने का अधिकार है। 1911 तथा 1949 के अधिनियम ने लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम करने का उपयोग किया है। यह कहा जाने लगा कि लॉर्ड सभा अपने पूर्व रूप की छाया मात्र रह गई है। 1911 के अधिनियम के पूर्व अवित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा को कॉमन सभा के बराबर शक्तियां प्राप्त थीं। यदि कॉमन सभा द्वारा किसी विधेयक को पारित करके लॉर्ड सभा में भेजा जाता और लॉर्ड सभा उसे पास न करे तो वह विधेयक कानून नहीं बन सकता था। 1911 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की इन शक्तियों में कमी की गई। इस अधिनियम के द्वारा यह निश्चय किया गया कि लॉर्ड सभा किसी भी अवित्तीय अधिनियम को 2 वर्ष तक कानून बनाने से रोक सकती है। इस 2 वर्ष के अंतराल में कॉमन सभा को उस विधेयक को 3 बार पास करना आवश्यक था। उसके बाद उस विधेयक को रानी के पास हस्ताक्षर कराने के लिए प्रेषित कर दिया जाता था। 1949 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों पर पुनः कुठाराघात किया गया। उसकी 2 वर्ष तक रोकने की शक्ति को 1 वर्ष तक कर दिया। उस 1 वर्ष के दौरान उस विधेयक को कॉमन सभा को 2 बार पारित करना होगा। उसके बाद वह विधेयक रानी के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। वर्तमान में अवित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की यह शक्ति रह गई है कि वह किसी भी अवित्तीय विधेयक को कानून बनाने में मात्र 1 वर्ष तक रोक सकती है। यानी 1 वर्ष तक का रोकने का वर्तमान में जो नियम है, पहले 2 वर्ष का था, लेकिन उसमें लॉर्ड सभा की शक्ति को कम करके उसको 2 वर्ष से 1 वर्ष की ओर कर दिया। इस संबंध में रैमजे मूर ने अपनी कृति हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, यानी ब्रिटेन में किस तरह से सरकार काम करती है, इस पुस्तक में रैमजे मूर ने लिखा है। दूसरा है वित्तीय कानून बनाने के क्षेत्र में, पहला वाला अवित्तीय नॉन फाइनेंशियल एक्शन और दूसरा है फाइनेंशियल एक्शन। वित्त के संबंध में कानून बनाने के क्षेत्र में क्या उसको शक्ति प्राप्त है। तो वित्तीय क्षेत्र में भी लॉर्ड सभा देर लगाने वाला सदन रह गया है। वर्तमान में लॉर्ड सभा को किसी भी वित्तीय विधेयक को मात्र 30 दिन तक रोकने का अधिकार है। वित्तीय विधेयक केवल कॉमन सभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। कॉमन सभा के स्पीकर को यह निश्चित करने का अधिकार है कि कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं। लॉर्ड सभा स्वयं किसी वित्तीय विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। यदि कोई संशोधन चाहती भी है तो 30 दिन के अंदर वित्तीय विधेयक को संशोधन के प्रस्तावों सहित कॉमन सभा को लौटाएगी। यह कॉमन सभा की इच्छा पर निर्भर है कि उसके प्रस्तावों को स्वीकार करे या न करे। यानी यहाँ पर भी कॉमन सभा की शक्ति को उच्च स्तर पर ले जाया गया है कि वह 30 दिन के अंदर अंदर वित्तीय विधेयक को संशोधन प्रस्तावों को
कॉमन सभा को लौटाएगी। 1911 के अधिनियम के पूर्व वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा को कॉमन सभा के बराबर शक्तियां प्राप्त थीं। वह किसी भी वित्तीय विधेयक को पारित होने से रोक सकती थी। इसी शक्ति के आधार पर 1909 में लॉर्ड सभा ने कॉमन सभा द्वारा पारित बजट को अस्वीकृत कर दिया था। यानी ये बात है 1909 में लॉर्ड सभा ने कॉमन सभा द्वारा कोई पारित बजट का जो था उसको अस्वीकृत कर दिया था और 2 बार कॉमन सभा भंग करानी पड़ी, जाकर 1911 का अधिनियम पारित हुआ था जिसके अनुसार लॉर्ड सभा वित्तीय विधेयक को कानून बनाने से केवल 30 दिन तक रोक सकती है। यानी 30 दिन तक मात्र वह रोकने की उसकी ये शक्ति है तथा लॉर्ड सभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। वर्तमान में यही स्थिति अगर संशोधन करना चाहती भी है तो उसके साथ अपने प्रस्तावों को प्रेषित कर देगी और कॉमन सभा चाहे तो उन्हें अस्वीकृत भी कर सकती है। कार्यपालिका के क्षेत्र में जो शक्तियाँ प्राप्त हैं लॉर्ड सभा के, देखिए पहले तो अवित्तीय क्षेत्र में शक्तियाँ, फिर वित्तीय क्षेत्र में शक्तियाँ, फिर कार्यपालिका के क्षेत्र में शक्तियाँ। कोई भी संसद का सदन हो, चाहे वह लोकसभा राज्यसभा हो, कॉमन सभा लॉर्ड सभा हो, उन्हें अपने अपने क्षेत्र में शक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन समानार्थी स्थिति में हम जब देखते हैं तो कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, वित्त से संबंधित, अवित्त से संबंधित, ये सारी शक्तियाँ समान रूप से सभी को प्राप्त होती हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, लॉर्ड सभा के सदस्यों को कार्यपालिका क्षेत्र में बहुत ही कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। सरकार के निर्माण में केवल उनका यह योगदान रहता है कि लॉर्ड सभा के सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार उसी दल की बनेगी जिसका कॉमन सभा में बहुमत होगा। लॉर्ड सभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का पूर्ण अधिकार है। वे इस माध्यम से किसी प्रकार की सूचना मांग सकते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि लॉर्ड सभा का सरकार के ऊपर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। यानी कॉमन सभा का कहने का या भाव है मूल रूप से मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री, और क्योंकि उसमें सारे जो होते हैं सदस्य वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और लॉर्ड सभा में ऐसा नहीं होता है। इसलिए लॉर्ड सभा की शक्तियों को कमी की दृष्टि से देखा जाता है। यानी लॉर्ड सभा का सरकार के ऊपर कोई भी कानूनी दृष्टि से या वास्तविक या व्यवहारिक दृष्टि में नियंत्रण नहीं होता है। फिर है न्यायपालिका के क्षेत्र में लॉर्ड सभा को इतनी अधिक शक्तियां प्राप्त हैं कि द्वितीय सदन के पास तो क्या, निम्न सदन के पास भी नहीं है। किसमें? न्यायपालिका के क्षेत्र में। देखिए यहाँ कुछ लगा है कि लॉर्ड सभा पर कुछ शक्तियाँ हैं, द्वितीय सदन के पास तो क्या, निम्न सदन के पास भी नहीं। एक अभिसमय के अनुसार लॉर्ड सभा जब उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो इसके सभी सदस्य इस कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते। केवल लॉर्ड चांसलर और कानूनी लॉर्ड ही उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। वो जो कानूनी लॉर्ड होते हैं और लॉर्ड चांसलर, ये मात्र मिलकर के उच्चतम न्यायालय की भूमिका को अदा करते हैं और सदन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय का जो कृत्य है उसको करने के लिए ये जो लॉर्ड चांसलर और कानूनी लॉर्ड, ये ही मूल रूप से वहाँ उस न्यायिक दृष्टि को देखते हैं और उस सदन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और सदन उनके निर्णयों की पुष्टि कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑग व जिंक का यह कथन पूरी तरह सत्य है कि लॉर्ड सभा केवल द्वितीय सदन ही नहीं बल्कि दूसरे दर्जे का सदन रह गया है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि लॉर्ड सभा एक अनुपयोगी सदन हो गया है। लॉर्ड सभा शक्तिहीन होते हुए भी अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये लॉर्ड सभा की स्थिति के बारे में हमने यहाँ देखा कि लॉर्ड सभा की जो शक्तियाँ हैं वो वित्तीय क्षेत्र में कैसी हैं और वित्तीय क्षेत्र में कानून बनाने के लिए इसका क्षेत्राधिकार क्या है। कार्यपालिका के क्षेत्र में जो शक्तियां हैं वो अपने आप में कितनी हैं
चाहे वह कानून बनाने से संबंधित हो, चाहे राज्यसभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का मामला हो, हालांकि उनको पूर्ण अधिकार है प्रश्न पूछने का, या फिर किसी प्रकार की सूचना मांग सकते हैं। राज्यसभा सरकार के ऊपर कोई उसका वास्तविक नियंत्रण नहीं होता है। तो ये इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि स्थिति पूरी तरह से कार्यपालिका और अवित्तीय राज्यसभा की शक्तियों के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में, ये सारा जो बिंदु है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और कल का हमारा जो बिंदु होगा वो होगा राज्यसभा की स्थिति। यानी हमने राज्यसभा के सर्वप्रथम तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1911 का 1949 का जो अधिनियम है उनमें किस किस तरह से राज्यसभा की शक्तियों को कमी या अंकुशता की ओर पहुंचाया गया कॉमन सभा के द्वारा। और फिर राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो दूसरे चैप्टर में हमने देखी कि राज्यसभा की शक्तियां किस तरह से काम करती हैं अवित्तीय क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में और कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में। तो ये सारी स्थितियां हमने देखी और अगले व्याख्यान में हम लोकसभा की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।